जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम क्लास 11 में केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट पेपर में फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं। और उस फर्स्ट चैप्टर में आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। तो आज हम रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं। ठीक है, वो पांचों नियम क्या हैं? ठीक है, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा है रासायनिक तुल्यता का नियम। तो ये रासायनिक संयोजन के 5 नियम हैं और आज हम इन सभी नियमों को बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे आपको। और इसके पश्चात हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है उससे पहले आपको इनके बारे में अच्छे से समझ लेना है। जब आप इनको अच्छे से समझे रहेंगे निश्चित रूप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला नियम लेकर आए हैं हम। पहला नियम है रासायनिक संयोजन के नियम में पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जो है भाग लेते हैं, तो जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित होता है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है, उनके द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या आप कह लीजिए कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए यही हमने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में कुल पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ भाग लेंगे या जितने पदार्थ उपस्थित होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, पदार्थों का कुल द्रव्यमान कह लीजिए, अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान, ये हम कह लेते हैं, सही कर लेते हैं इसको, में पदार्थों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं अभिक्रिया के पूर्व पदार्थों का द्रव्यमान इक्वल टू अभिक्रिया के पश्चात पदार्थों का कुल द्रव्यमान। तो इस प्रकार हमने कहा आपको कि अभिक्रिया के पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। हम रिएक्शंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जैसे N2 + 3H2 2NH3, ये एक रिएक्शन है। ये क्या है? रिएक्शन है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में देखिए ये अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ हैं। ठीक है, और ये अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है जिसे उत्पाद कहते हैं, यह उत्पाद है और ये रिएक्टेंट है। ठीक है, अभिकारक हैं। तो इन अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया में बने इन प्रोडक्ट का या उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, बराबर रहता है। जैसे देखते हैं ये आपका नाइट्रोजन का जो भार होगा, आपका परमाणु भार होता है वो होता है 14। कितने परमाणु है? 2 परमाणु है, तो आपका हो जाएगा 28। ठीक है, 28 हो जाएगा टोटल। और इसका ये हाइड्रोजन का होता है सिंगल, कितने एटम है? 6 हैं, तो 6 से तो 6 हो जाएगा। तो हम टोटल इसको हम
प्लस करेंगे 28 6 34, तो टोटल जो आ जाएगा 34 ग्राम। ठीक है, इसका टोटल कुल द्रव्यमान 34 आया। ठीक है, और इसका भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम जोड़ कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का होगा 14 प्लस हाइड्रोजन का होगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2 14 3 17, 14 प्लस 3 17 और 17 गुणे 2। ठीक है, आपका टोटल हो जाएगा 34 ग्राम। लीजिए, तो आपका ये सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अभिकारी पदार्थों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान वो बैलेंस रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो किसी भी अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ है, उसका जो द्रव्यमान होता है उसका विनाश नहीं होता। पदार्थ के द्रव्यमानों का विनाश नहीं होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसीलिए इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया। ठीक है, तो ये हमने समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक संयोजन होगा, तो उस रासायनिक संयोजन में ये पहला नियम है। ठीक है, जो बताया किसके द्वारा बताया गया है? रशियन वैज्ञानिक थे, यमवी लोमोनोसोव जी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन लोमोनोसोव के द्वारा जो है यह प्रथम नियम रासायनिक संयोजन का, या प्रथम नियम बताया गया। और प्रथम नियम को हमने ये उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया आपको कि प्रथम नियम क्या कहता है। तो प्रथम नियम कह रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उनमें इन अभिकारी पदार्थों का, मतलब जितने भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे उनका कुल द्रव्यमान, और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। अर्थात पदार्थों के द्रव्यमान पदार्थों के द्रव्यमान का विनाश नहीं होता है। इसीलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया। ठीक है, चलिए, हमने आपको ये पहला नियम बताया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम दूसरा नियम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपको हम रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम आपको बताते हैं। ठीक है, दूसरा नियम रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। और स्थिर अनुपात को नियम को फ्रेंच वैज्ञानिक के द्वारा, जिनका नाम है J.L. प्राउस्ट, ठीक है, J.L. प्राउस्ट के द्वारा यह स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था। और इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। ठीक है, कोई भी यौगिक है तो उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व विद्यमान होंगे, तो उन तत्वों का जो अनुपात होगा, भारानुपात होगा, वो निश्चित रहता है, स्थिर रहता है। ये बताया J.L. प्राउस्ट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए, मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने वाला हूं। बाकी मैंने नियम आपको यहां लिखा हुआ है। एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। जैसे ये यौगिक है, H2O क्या है? यौगिक है। ठीक है, तो अब इसमें O तत्व है और हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व है। यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब एक निश्चित तत्व है। ये यौगिक है और इसमें निश्चित तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें भी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसमें भी है। तो इन दोनों तत्वों का जो अनुपात होगा, भारानुपात होगा, वो स्थिर रहेगा। देखिए, इस अभिक्रिया में और इस अभिक्रिया में दोनों में भार जो होगा वो भारानुपात क्या होगा? समान होगा। जैसे देखिए, यहां भार निकालते हैं तो यहां हमको प्राप्त होगा 2 गुणे 1 2 ग्राम। ठीक है, ये आपका 2 ग्राम प्राप्त होगा। यहाँ आपका रहेगा 16 दूनी 32, 16 गुणे 2, और ये हाफ रहेगा इंटू हाफ। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 8 दूनी 16 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16, तो 18 ग्राम। ठीक है, चलिए, तो H2O का यहाँ 18 ग्राम प्राप्त हुआ। यहाँ दोनों तत्वों का टोटल कितना है? दोनों का मिलाकर 16 और 2। ठीक है, तो इनका अनुपात निकाल देते हैं। यही दोनों तत्व जो हैं इस H2O का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो H2O में यही 2 तत्व निर्माण कर रहे हैं। तो इनके भार क्या है? इनके भार ये हैं। ठीक है, और इनके भारानुपात इनका निकाल देते हैं। तो इनका भारानुपात निकालेंगे 2:16, तो ये कैंसिल करेंगे तो 1 और 8, तो इनका टोटल जो भारानुपात आ गया वो
1:8 आ गया। क्या आ गया भार अनुपात? 1:8। तो यहां निकालते हैं भार अनुपात। तो यहां होगा आपका 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 1, तो आपका ये हो जाएगा टोटल 4 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा 16 इंटू 2 32 ग्राम। ठीक है, तो इनका भार अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात हो जाएगा 8, तो 1:8 लीजिए। तो ये अभिक्रिया है। ठीक है, ये अभिक्रियाएं हैं। इनमें जो यौगिक H2O जल एक यौगिक है, और इस यौगिक का निर्माण जो है निश्चित तत्वों के द्वारा और निश्चित भार अनुपात में हो रहा है। देखो, इनका अनुपात बदल नहीं रहा है, स्थिर है। ठीक है, निश्चित है, तो तत्व भी निश्चित है। तो निश्चित तत्वों के द्वारा बनने वाले यौगिक जो होंगे वो उनमें भार अनुपात वो समान होंगे। ठीक है, ये देखिए समान है। ऐसे एक एग्जांपल हम और दे देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ आपका क्या है, N2 है 14 इंटू 2 28 ग्राम। ठीक है, इसका भार 28 ग्राम। इसका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1, तो आपका 6 ग्राम। ठीक है, अनुपात निकाल लेते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालेंगे तो हम काट सकते हैं 2 3 और 4, तो ये आ जाएगा 14:3, 14:3 आ रहा है। मतलब इस अमोनिया यौगिक के निर्माण में 2 तत्व भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। उनका अनुपात ये आ रहा है, भार अनुपात ये आ रहा है। यहाँ भी भार अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 84। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 84 ग्राम। तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 1 12 ग्राम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका इनका रेशियो निकाल लेते हैं। इन तत्वों का रेशियो भारानुपात क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम कैंसिल करेंगे। किस पाड़े से करते हैं? 6 के पाड़े से कर लेते हैं। 6 दूनी 12 और आपका 6 ये आपका आ गया 14। देखिए यहां पर आपका क्या रहेगा, 9 रहेगा, 9s2। ठीक है, तो यहां आपका क्या आ जाएगा, यहां 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो ये आपका होगा यहाँ 18। तो 18 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। तो ये किससे कटेगा? ये आपका कटेगा 9 से 6 से कटेगा। तो यहाँ आ जाएगा 14। लीजिए, तो यहाँ रेशियो दोनों का आएगा 14:3। तो ये देखिए इक्वल रेशियो आ गया। तो इस प्रकार से देखिए ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शंस में ये इस यौगिक में तत्वों का जो भारानुपात है वो सेम आ रहा है। ठीक है, ये जो कहा गया, एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में किसी भी यौगिक का जो निर्माण होगा, उस यौगिक में जो तत्व होंगे, एक निश्चित तत्व विद्यमान होंगे, उन निश्चित तत्वों का जो भारानुपात होगा वो समान रहता है, स्थिर रहता है, निश्चित रहता है। यही स्थिर अनुपात का नियम कहता है। तो ये हमने कंप्लीटली जो है ये सेकंड नियम को आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने का हमने प्रयास किया। अब हम तीसरा नियम आपको बताते हैं, रासायनिक संयोजन का तीसरा नियम, जिसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। चलिए ये देखिए, तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के द्वारा यह तीसरा नियम दिया गया था। ठीक है, और जॉन डाल्टन के अनुसार जो है गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? इनके अनुसार जब 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, वो भी परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। देखिए कहने का क्या तात्पर्य है, नियम का क्या तात्पर्य है, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि देखिए 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करेंगे और यौगिक बनाएंगे। जैसे देखिए ये 2 तत्व हैं, परस्पर संयोग करेंगे, ये यौगिक बनेगा। ये 2 तत्व संयोग करेंगे, यौगिक बनेगा। 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 अब इसमें देखिए
ये जो आपका नाइट्रोजन जो है, इसमें से एक तत्व जो होगा उसका जो होगा एक निश्चित भार जो होगा वो आपस में एक तत्व का निश्चित होगा। देखिए निश्चित भार, देखिए नाइट्रोजन तत्व का निश्चित भार रहेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन तत्व के निश्चित भार से ऑक्सीजन तत्व का जो है वो भिन्न भिन्न भार, देखिए एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भाग से संयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन के का निश्चित भार है और ऑक्सीजन का जो भार है वो भिन्न भिन्न है। तो नाइट्रोजन के एक निश्चित भार से ऑक्सीजन तत्व के भिन्न भिन्न भार जो है संयोग करेंगे, ये संयोग करेंगे। यहां ऑक्सीजन का भार जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। वो संयोग करेंगे और संयोग करके ये यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। और इस यौगिक में एक तत्व का भार निश्चित रहता है, दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न होता है। और भिन्न भिन्न होने में क्या होता है? परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। देखिए 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, मतलब एक गुणित अनुपात के रूप में होते हैं। जैसे देखिए यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का एक निश्चित रहेगा 28 ही रहेगा, ऑक्सीजन का क्या रहेगा? लगभग इसके गुणित अनुपात के रहेगा। जैसे ये 28 गुणे 16, तो 28 गुणे जो आपका होगा ये 32 है, फिर 28 गुणे आपका जो भी रहेगा सरल अनुपात में रहेगा। जैसे ये आपका 16 गुणे 1 2, और उसके बाद फिर आपका रहेगा ये यहाँ रहेगा आपका दिया गया 48, तो ये आपका रहेगा 16 गुणे 3, ठीक है। तो एक परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होती हैं, यह समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपको हमने एग्जांपल के माध्यम से बताया कि N2O ये पहला यौगिक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व के द्वारा बनने वाला ये पहला यौगिक है। और इस यौगिक में नाइट्रोजन का भार जो है 28 है और ऑक्सीजन का 16 है। यहां N2O2 इसे कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व का है 28 और ऑक्सीजन का कितना है 16 दूनी 32, तो लगभग 16 का 2 गुना जो है ये हो रहा है। यहाँ नाइट्रोजन का भार जो है 28 ही है और यहाँ जो है उसका 3 गुना है 16 3 48, ठीक है। तो भिन्न भिन्न भार से एक निश्चित भार, एक तत्व का निश्चित भार जो होता है दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भारों से संयोग करता है और उसका जो लघु पूर्णांकों के अनुपात में होता है। तो इनका जो अनुपात होगा वो लघु पूर्णांकों के अनुपात में होता है। अगर इनका हम अनुपात निकालना चाहें तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। देखिए लगभग इसका आपका निकलेगा 28 16, हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 8 और 4 2 7 14, ये 7.4 निकल आया, ठीक है। नाइट्रोजन आपका इस फर्स्ट का 7 अनुपात 7:4, इसका हम निकालते हैं तो इसका निकलेगा 28:32, तो ये निकल सकता है 7 चुके 28 4 8 32। लीजिए देखिए इसका आपका मल्टीप्लाई 2 में आपका निकल रहा है रेशियो, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका निकालते हैं 28 गुणे 28 रेशियो 48, तो ये आपका हो जाएगा आपका आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये आपका 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। लीजिए ये आपका इस किस रेशियो में आया, ये मल्टीप्लाई 3 रेशियो में आ रहा है। इसी प्रकार हम ये लेंगे तो मल्टीप्लाई 4 के रेशियो में आएगा। यहाँ पे आपका क्या आया मल्टीप्लाई 3 के रेशियो में, देखिए 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, इसके पश्चात आएगा 4 चौके 16, यहाँ आ जाएगा 7 रेशियो, नेक्स्ट आ जाएगा 16 और नेक्स्ट में आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो अनुपात आता जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए नाइट्रोजन का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा क्योंकि वो निश्चित भार से ऑक्सीजन तत्व के भिन्न भिन्न भार नाइट्रोजन के एक निश्चित भार से संयोग करेंगे तो उनका जो अनुपात होगा, ठीक है, वो भिन्न भिन्न भारों का जो अनुपात होगा वो लघु पूर्णांकों के अनुपात के रूप में रहता है। तो 7:4, 7:12, 7:16 रहेगा आपका, ठीक है। 7:8 ये बीच में रहेगा आपका, ये 7:8, ठीक है। तो इस प्रकार से ये
परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में रहते हैं। देख लीजिए, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, देखिए दो तत्व दो या दो से अधिक यौगिक बनाएंगे तो कह रहा है एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, ये भिन्न भिन्न भार किसके हैं? ऑक्सीजन के। एक तत्व के भिन्न भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार, दूसरा तत्व क्या है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का निश्चित भार से संयोग करते हैं तो परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। तो ये इनका जो अनुपात होता है वो लघु पूर्णांकों के अनुपात में होता है। तो इस प्रकार से हमने ये आपको गुणित अनुपात का नियम आपको समझाया और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये रासायनिक संयोजन के जो प्रथम 3 नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और निश्चित रूप से इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जब तक आप इस नियम को अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे तब तक आप ये इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप आसानी से नहीं लगा पाएंगे। तो इस नियम को आप एक बार 2 बार रिपीट करके आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस को आप इजीली बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।